ठीक है बेटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें भी से भी क्वेश्चन एक जरूर रहते हैं और बच्चे को जो नॉलेज ले लिए वो डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा इसमें समझने का चीज है, बुक से भी समझने में थोड़ा समस्या आती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या बता रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम आपका है, राइट, सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं तो उसमें डी ऑर्बिटल आपका 3d ऑर्बिटल आता है। तो सेंट्रल फील्ड थ्योरी के कारण क्या हो रहा है कि जो 5 आपका ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल में, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से हम क्या देखते हैं, इनिशियली क्या रहता है, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता है, एनर्जी सेम रहता है, राइट, pxy pyz फिर pzx फिर उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो जब तक कि यानी कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियली डीजेनरेटेड मोड में रहता है। डीजेनरेटेड मोड करने का मतलब एवरी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा। डीजेनरेट का मीनिंग क्या होता है, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी यानी dxy का एनर्जी, dyz का एनर्जी या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एनर्जी, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग क्या देखेंगे कि ये पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है, यानी पहला स्टार्टिंग फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंट रहेगा। किसके कारण, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कारण। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, तब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइन को समझते हैं। तो पहले हमें क्रिस्टल थ्योरी को समझने के पहले जो डी ऑर्बिटल आपका है इसको सारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यानी ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग यदि अंडरस्टैंड कर लेंगे तब उसके बाद उसको धीरे धीरे समझेंगे। पहला क्या है, ये dxy, dxy डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है, राइट। तो dxy कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इज ये x हो गया एंड ये y। तो dxy में हम क्या देखते हैं, डंबल जो होता है किसके बीच में रहेगा, x और y के बीच में, बिटवीन x और y के बीच में, यानी ये इस तरह से और ये डंबल शेप हो गया, राइट। सिमिलरली ये इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, dxy में जो आपका ऑर्बिटल है वो प्लेन में है, xy प्लेन में है, अलोंग द एक्सिस नहीं है, अलोंग द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द प्लेन x एंड y, ठीक है। उसी तरह से फिर dyz जो है ये y एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर z एक्सिस। यहां भी क्या रहेगा, प्लेन में रहेगा, राइट। ये ड्रॉ कर लेंगे हम लोग इस तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर ली, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका dxz, तो ये x ले लिए, दिस इज योर z, ये भी ये डंबल शेप हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो डंबल शेप, राइट। अब नेक्स्ट चले फोर्थ ऑर्बिटल, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान से समझने का, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट मींस ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। यहां पर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होगा, ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में होगा, x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये x ले लिए एंड दिस इज योर y, ये अलोंग द x एक्सिस, ये x स्क्वायर हो गया, राइट। और दूसरा फिर क्या, y स्क्वायर, y स्क्वायर कहने का मतलब ये डायरेक्शन, इसको अंडरस्टैंड करना ध्यान से, ठीक है बेटे, समझ में आया। dx स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर डैश जो लिखा है उसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर मतलब लोब जो होगा अलोंग द x एक्सिस, और y एक्सिस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर बिटवीन द प्लेन है, यहां पर अलोंग द एक्सिस है। फिर नेक्स्ट क्या है, dz स्क्वायर, यानी अब लोब किस डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग द z, और सर्किल बीच में बना रहेगा, यानी लाइक दैट। ये यदि हम x ले लेते हैं और ये z, तो इस तरह से, और यहां पर सर्कुलर टाइप से रहता है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझने के बाद सारे ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट ऑफ इसका समरी अब क्या हो गया, dxy dyz और dz का ऑर्बिटल डायग्राम प्लेन में है,
ऑर्बिटल डायग्राम क्या है और प्लेन में है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का ऑर्बिटल डायग्राम अलोंग द एक्सिस है। यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एनर्जी डिफरेंस, जो बात क्या है ना कि फर्स्ट ऑर्बिटल का, सेकंड ऑर्बिटल का, थर्ड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम, क्योंकि तीनों प्लेन में है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और dz का एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है। देखें क्या 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 प्रॉब्लम इसमें आगे कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन ये दोनों का सेम क्यों हो गया कि इसका ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस, और ये तीनों का सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये प्लेन में है। राइट बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझे अच्छा ये राइट, हाँ हाँ ये क्लियर हो गया। अब ये अभी भी नहीं हुआ, अच्छा इस 1 मिनट 1 मिनट सर वापस आप वो ऑन करके आप फिर ऑफ कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। वो पहले कुछ बटन नहीं 1 मिनट रुक जाओ, ये यहाँ से क्लियर कर दे। नहीं ये इरेजर है, वो सबसे साइड वाला दबाइएगा सर, वो सबसे साइड वाला। हाँ कंफर्म, नहीं अभी भी पूरा हटा नहीं, हाँ आ गया, ठीक है। अभी हम भी लर्निंग पोजीशन में है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। राइट, तो चलो, तो अभी तक क्या हम लोग समझे कि पांचों ऑर्बिटल में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि वो प्लेन में लाइज कर रहा है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि अलोंग दी एक्सिस है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये बेसिकली जो पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर ले रहे हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल, जिसका क्या स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का नहीं मतलब शेप कैसा रहेगा, लिगेंड 6 लिगेंड होंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। 6 लिगेंड होंगे, ये एक्सिस के अलोंग रहेंगे। 6 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल का शेप क्या होता है, यानी आपका 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के शेप में रहते हैं। राइट, तो 6 जो है CN6 है ना, तो ये लिगेंड किस डायरेक्शन में रहेंगे, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक इधर 1 2 3 4 ये 5 6, तो इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। तो पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल के बारे में कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट बेटे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपका लिगेंड CN है, ठीक है, इनिशियली हम क्या एज्यूम करते हैं, ये लिगेंड यहां पर ध्यान से देखो शेप कैसे है, ये एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स डैश, इसको वाई, वाई डैश, और जेड, जेड डैश। राइट बेटे, ठीक है। तो जब इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, लिगेंड बहुत दूर रहते हैं, इनिशियल कंडीशन में लिगेंड बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। जब लिगेंड बहुत दूर रहेगा उस समय डी ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होगा, ये डी ऑर्बिटल का एनर्जी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें क्या है, जब इनिशियली हमें पता नहीं है सेनाइड जो है लिगेंड कहां पर है, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं बहुत दूर है, ये भी नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन से वो आ रहा है, तो सो दैट क्या होगा, पांचों ये जो आपका CN जो लिगेंड है, ये क्या रहेगा आपका, इनिशियली सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा, यानी dxy का, ये किसका डी ऑर्बिटल है, ये आयरन का लिख रहे हैं, ये आयरन मेटल का ना है, आयरन मेटल 26 हो गया, कितना आ जाएगा इसका ध्यान से देखो तो बेटे, x मान लीजिए, इसका ले लीजिए, सेनाइड का -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2।
तो Fe+2 का Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 4s2 3d6। ये टेक्निक बताया था मैं, जो एटॉमिक नंबर रहेगा उसका लास्ट डिजिट d ऑर्बिटल में रहेगा। लेकिन यहां में किसका ड्रॉ करना है Fe+2, तो s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो कहां रहेगा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या 4s0 3d6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से इसका फिलिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो जब आपका लिगेंड बहुत दूर रहेगा तो उस समय क्या होगा, ये डीजेनरेटेड मोड में रहता है, 5 ऑर्बिटल, डी का 5 ऑर्बिटल डीजेनरेटेड मोड, यानी सारे का डी, ये dxy dyz dzx dx² माइनस y स्क्वायर dz², 5 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम, उसी को वर्ड यूज करता है डीजेनरेटेड। ठीक, अब क्या हुआ ध्यान से समझने का है, यहां पर आपका Fe है, यहां पर Fe है Fe+2। तो Fe+2 क्या है, Fe+2 पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव चार्ज। यहां कॉन्सेप्ट ये भी बताया गया है कि जो हम आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब स्टडी कर रहे हैं तो जो सेंट्रल मेटल यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में क्या है सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड, ये दोनों में बॉन्डिंग किस तरह कर रहा है आयोनिक बॉन्डिंग। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सेंट्रल मेटल पर चार्ज कैसा आ गया +q चार्ज, ठीक है, +2 है पॉजिटिव चार्ज है, और साइनाइड क्या है माइनस चार्ज होता है। तो दोनों में क्या है, एक पर प्लस चार्ज और दूसरे पे माइनस, ये Fe का हो गया Fe+2 और ये साइनाइड माइनस का, दो अपोजिट चार्ज हैं। इस अपोजिट चार्ज नेचर के कारण क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। साइनाइड जो पहले बहुत दूर था, इस Fe+2 के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण क्या होगा फोर्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, डिफरेंट नेचर के फोर्स चार्जेज हैं। तो क्या करेंगे धनाय साइनाइड आयन को अपने तरफ Fe अपने तरफ खींचेगा, राइट। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगा। ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से हम लोग समझ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो यहां सेंट्रल मेटल के अंदर में दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स क्या लगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, किसके कारण सेंट्रल मेटल के पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड के नेगेटिव चार्ज। वो फोर्स के वैल्यू क्या हो जाएगा F = K Q1Q2/r²। ठीक, उसके बाद क्या ध्यान देना है कि जैसे ही साइनाइड नजदीक आएगा तो आप ध्यान से यहां ये पॉइंट समझना जरूरी है, बच्चों को नहीं समझ में आती है। इनिशियली क्या लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नजदीक आया, सर्टेन डिस्टेंस पर फिर क्या चालू हो गया साइनाइड पर किस तरह का चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब एक दूसरा फोर्स डेवलप होता है किसके कारण, ये 3D में जो इलेक्ट्रॉन है Fe+2 का, 3D में जो इलेक्ट्रॉन है Fe+2 का ये कैसा चार्ज है नेगेटिव, यानी फोर्स किसके बीच में रहा है 3D के इलेक्ट्रॉन किसके सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के 3D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज और साइनाइड का जो नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड का जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, दोनों सेम नेचर के हैं। ये फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये नेचर कैसा इनका है नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिव चार्ज को मैं किया, और साइनाइड का तो नेगेटिव है ही। तो जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये साइनाइड नजदीक आएगा, अब यहीं पर फिर क्या चालू हो गया रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में आयरन के। अब आयरन की चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, आयरन के 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का चार्ज और साइनाइड का जो चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण ये साइनाइड दूर जाने लगेगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में 2 टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण सेंट्रल मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के चार्ज के कारण,
और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, वो किसके बीच में लग रहा है, सेंट्रल मेटल के 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और साइनाइड के नेगेटिव चार्ज के कारण। टू टाइप्स के फोर्स यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही दोनों फोर्स का सारा रोल है। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आप किसी भी चीज को अपने तरफ खींचते हैं, क्या होता है, एनर्जी आप खर्चा कर रहे हो, एनर्जी कम होता है, राइट। जैसे मैं ही हूं, खींचते जा रहा हूं किसी को, बॉडी को, तो जितने मैं जिस फोर्स से खींच रहा हूं, क्या हो रहा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगाया, ये डी तो घटते जा रहा है, डी घटेगा, एनर्जी कम होगा, तो जो काम करता, जो वर्क करेगा, उसका क्या होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी उस सिस्टम का कम होगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सिव में क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाने के कारण एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, राइट। तो यहां पे जो दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज किया, और रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लग रहे हैं, ये डी ऑर्बिटल। अब यहीं से देखो, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी dxy हो या dyz हो या dzx हो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, dz स्क्वायर, ठीक, इसके और साइनाइड आयन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या हो गया, ध्यान से, इनिशियली ये डीजेनरेटेड मोड में था, जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, ये पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज कर गया, पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज कर गया। पहले सेम मोड में सारे का एनर्जी सेम था, कम एनर्जी भी था, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही रिपल्सिव फोर्स लगना चालू हुआ, तो पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी खलबली चालू होगा, एनर्जी बढ़ गया, राइट। पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ गया, पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी 1 2 3 बढ़ गया। ये किसके कारण हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स के कारण। हाँ, 1 2 3 4 5 मिटा देंगे, ठीक है, 5 रहेंगे। तो पांचों ये क्या है, डीजेनरेटेड मोड से एनर्जी थोड़ा इंक्रीज कर गया। अब आगे खेल देखें क्या हो रहा है। अब ध्यान से समझना है, यहां पर जो तीन ऑर्बिटल हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये प्लेन में लग रहा है, ये क्या है, प्लेन में लग रहा है, ये इस तरह से, और साइनाइड आयन क्या है, ये आ रहे हैं किस डायरेक्शन में, अलोंग दी एक्सिस, दो का ही लें, ठीक है, डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल में क्या है, लोग किसके बीच में है, प्लेन के बीच में, एक्सिस के बीच में है, लेकिन साइनाइड आयन कहां से आ रहा है, अलोंग दी एक्सिस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये है ना, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां है, ये प्लेन में है, राइट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और डी जे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड एक्स स्क्वायर के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर ऑर्बिटल क्या है, अलोंग दी एक्सिस, और साइनाइड आयन भी किधर आ रहा है, इसी डायरेक्शन में, और इसका भी इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसका भी यही है डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, अलाइनमेंट सेम अलाइनमेंट में है, सेम अलाइनमेंट होने के कारण क्या होगा, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, और जितना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, रिपल्सिव फोर्स भी उतना ही इंक्रीज करेगा। डीजेड स्क्वायर का भी वही कहानी है, अलोंग दी एक्सिस है, जेड डायरेक्शन साइनाइड आयन आएगा उसी के एक्सिस के अलोंग। तो इस दोनों के केस में हम क्या देख रहे हैं कि आपका ऑर्बिटल का एनर्जी और साइनाइड आयन दोनों सेम अलाइनमेंट में होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा कंपेयर टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसलिए ये लास्ट दोनों का क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, लास्ट दो ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा और इसका एनर्जी कम होगा, जिसको कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं। इसी से क्लियर होगा ना बेटे? नहीं सर, ये से क्लियर नहीं, वो उधर वाला
वो पहले कैंसिल कर दी। हाँ वो कैंसिल कर रहा था मैं। हाँ, उसके ऊपर नहीं कैंसिल आया नहीं। उसके ऊपर ये इरेजर। अच्छा इरेजर यहाँ पर आ जाना इरेज पड़ेगा। वाला। इरेजर ओके ठीक। हाँ अब इसमें देखो बेटे, अब यहाँ पर उसी चीज को मैं समझा रहा था कि ये हो गया, इसको थोड़ा मोटा भी कर दूं हल्का। अच्छा इसी से हो जाएगा वो सेटिंग में। हाँ थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक कर दूं, ओके रुको। नहीं वो हल्का मतलब ब्लैक। हल्का मैडम एक ही पतला जैसा ही। आप लेके चेक कर लीजिए। ठीक है इट्स ओके, देख लिया जाए फिर चेंज कर देंगे, तो बार बार चेंज कर सकते। हाँ चलो, जो अभी वही चीज मैं क्या बता रहा था कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यानी उसको मैं फर्स्ट ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिटल थर्ड ऑर्बिटल बोलूंगा, ठीक है। तीनों का क्या है, ऑर्बिटल प्लेन में होने के कारण और लिगेंड जो है अलोंग द एक्सिस होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उसी कारण कम होने के कारण क्या होगा, एनर्जी, यानी इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, इस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, यानी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उसका एनर्जी इससे नीचे आ गया। ये पहले क्या था बेटे, पहले आपका जब इंफिनिटी पे था तो ये 5 ऑर्बिटल इस लेवल पर थे, ठीक है। जैसे ही ये सेनाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो सेनाइड आयन धीरे धीरे आने लगे अलोंग दी एक्सिस, तो एनर्जी इंक्रीज करके इस लेवल में पले गए, सारे का एनर्जी इंक्रीज किया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एनर्जी स्प्लिट हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा है कंपेयर टू डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स से। तो इसीलिए यहां पर ये एनर्जी, इसीलिए इसको ऊपर दिखाया गया है। यहां पर एनर्जी ये रेफरेंस लेवल कंसीडर करते हुए इसके रेस्पेक्ट में इसका एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो यहां पर कौन सा आ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दूसरा आ गया डी जेड स्क्वायर, और नीचे में आपका आ गया डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये रेफरेंस ले लिए, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, जो ये एनर्जी इंक्रीज किया। अब इसको हाँ, और एक चीज ध्यान क्या देना है, इस तीनों को हम यहां क्या बोलते हैं, T2G, एनर्जी सेम है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दोनों ऑर्बिटल को EG, एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों कौन दोनों आ गए, वो उसको क्या बोलेंगे, EG हो गया। और यहां पर तीनों को बार बार DX वाई डी वाई जे डी जेड एक्स नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, T2G। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग नहीं बोल के, EG का मतलब बच्चे समझ जाएंगे कि उसी दो ऑर्बिटल की बात हो रही है, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिटल का, ठीक। अब ये ऊपर जाने का मतलब इसका इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज कर गया और इसका एनर्जी डिक्रीज कर गया, एक्स वाई जेड। अब यहां अब उसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा नॉट। यानी डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू EG माइनस T2G, EG माइनस T2G, ठीक है बेटे। तो ये दिस इज ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी स्प्लिट कर गया, इसी को स्प्लिटिंग फिनोमेना बोलते हैं। यानी फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिटल का एनर्जी ऊपर चला गया, ज्यादा हो गया, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का एनर्जी नीचे आ गया, T2G का एनर्जी नीचे आ गया। ये दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम लोग डेल नॉट बोलते हैं, इसी को डेल नॉट, ये एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल नॉट। डेल नॉट इक्वल टू क्या हो गया, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो ये EG माइनस T2G,
क्लियर। अब वैल्यू कितना होता है डेल नॉट के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, इसका हो गया वैल्यू, ये 2 है, 12 लाना है तो 0.6 डेल नॉट, यहां से 0.6 टाइम डेल नॉट इंक्रीज किया। कैसे याद करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और इस लेवल से इसका नीचे कितना हो गया, -0.4 डेल नॉट। हाउ टू रिमेंबर, ध्यान से देखो, 0.6 6 और 2 ऑर्बिटल है, 6 × 2 12, और ये 3 ऑर्बिटल है, 4 × 3 12, दोनों सेम। इस तरह से याद रख सकते हो अपना कोड क्या वैल्यू होगा। तो हम क्या देखें कि स्प्लिटिंग होने के बाद रेफरेंस से Eg का एनर्जी कितना इंक्रीज किया, 0.6 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, और T2G का एनर्जी कितना माइनस साइन दिया और मींस डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, 0.4 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। राइट बेटे, यही सारा चीजें मैं फर्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। एक बार हम आ जाए फर्स्ट स्लाइड पे फिर से, ये देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की, क्योंकि चार्ज के फोर्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर द मेटल लिगेंड टू बी आयनिक, यानी सेंट्रल स्फीयर के अंदर जो है दोनों सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड किस फॉर्म में है, आयनिक के फॉर्म में रहना है, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, वही लिखा हुआ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बता रहा है, क्रिस्टल मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल दे रहा है, which consider the metal and ligand bond to be a ionic arising purely electrostatic interaction, क्योंकि सेंट्रल मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो किस तरह का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। नेक्स्ट, फिर क्या किया, कहा जा रहा जो लिगेंड को हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे जब सेंट्रल स्फीयर आयनिक होगा, एनायनिक होगा, नेगेटिव चार्ज। लिगेंड आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस, और जब न्यूट्रल होगा तो उसको डायपोल जैसा कंसीडर कर लेंगे, डायपोल जैसा। न्यूट्रल जब रहेगा तो कोई चार्ज ही नहीं है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो लिगेंड को हम एज ए डायपोल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मेटल आयन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, ये भी कॉन्सेप्ट लाइन क्लियर है। नेक्स्ट, 5d orbital is an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, they are degenerated। इनिशियली क्या है, पांचों ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, इसलिए इसको हम लोग डीजेनरेटेड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, डीजेनरेसी इज मेंटेन ऑफ स्पेशली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंडेड द मेटल, जब चारों तरफ से सिमेट्रिकली आपका लिगेंड कनेक्टेड रहेंगे तो उस समय डीजेनरेसी मेंटेन रहेगा। लास्ट लाइन, हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स एसिमेट्रिक डीजेनरेसी, जैसे ही एसिमेट्रिक होगा वैसे ही डीजेनरेसी यानी सेम एनर्जी वो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए डीजेनरेटेड खत्म क्यों हो रहा है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण और रिपल्सिव फोर्स के कारण आपका ये डीजेनरेटेड मोड का मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ लें। ये भी हो गया, ये सारे क्लियर भी हो जाएगा ना बेटे, बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखें, जो अभी एनर्जी की बात किया, dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल विच आर टुवर्ड्स द एक्सिस, मैं बोला ही था, जो फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिटल यानी dx² - y² या dz² ऑर्बिटल का जो है किसके लॉन्ग है, अलोंग द एक्सिस। अभी देखिए हम लोग x² मींस x² के लॉन्ग, y² मींस y के लॉन्ग, z² मींस z के लॉन्ग। तो फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिटल का जो है ऑर्बिटल डायग्राम हम क्या देख रहे हैं, अलोंग द एक्सिस है, along the axis the direction of ligand will experience more repulsive force, क्योंकि ligand भी उसी डायरेक्शन में है along the axis, इसके कारण क्या है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा, ये एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स के कारण एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अट्रैक्शन रहेगा, डिस्टेंस कम, वर्क डन कम, एनर्जी कम,
रिपल्सिव फोर्स रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, वर्क डन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। इसीलिए कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स जैसे ही लगेगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। अब ध्यान देने की बात है, ये जो डेल नॉट हम लोग डिस्कस किए, डेल नॉट बेसिकली क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg माइनस T2g। ये डेल नॉट ज्यादा कब होगा, जितना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा उतना ही डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। समझने का है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब होगा, आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब लिगेंड स्ट्रांग, यानी साइनाइड आयन हो गया, फिर CO हो गया, कार्बोनाइल, ये सारे क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के कारण क्या हुआ, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स उसके कारण ज्यादा रहेगा। तो डेल नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, लिगेंड का जो स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े हैं, डोनर स्ट्रेंथ, जिसमें कि हम लोग क्या देखे हैं, जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसका डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा, जो वीक लिगेंड रहेंगे उसका वैल्यू कम रहेगा। ठीक है बेटे, चले अब इसको क्या दे रहा है आगे, dx by dy z dz orbital which are directed between the axis will be lower energy, उसका एनर्जी कम होगा relative to average energy of spherical crystal field। This splitting of the generated level is due to, किसके कारण हो रहा है, to the presence of ligand in definite geometry is formed as a crystal field splitting and energy separation is denoted by del naught, जो मैं डायग्राम से भी बताया हूं। लास्ट जो वैल्यू बता रहा था 0.6 टाइम्स ऑफ डेल नॉट और 0.4 टाइम्स ऑफ डेल नॉट, उसी को दिया गया है। चले आगे बढ़े हम लोग। अब आगे डेल नॉट किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, जो अभी स्लाइटली मैं डिस्कस भी किया हूं। डेल नॉट का वैल्यू जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, पहले क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन दी फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड। फील्ड करने का मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, लिगेंड के स्ट्रेंथ पर, डोनर स्ट्रेंथ पर। उसी को हम लोग डोनर स्ट्रेंथ को और क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डोनर स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया है। वाटर के लेफ्ट सारे क्या होंगे, वीक लिगेंड होंगे, और वाटर के राइट जितने होंगे सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहने का मतलब क्या होता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे सकता है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे थे कि हैलोजन ग्रुप जो है, जो ये स्टार्टिंग में पोलिन माइनस ब्रोमीन माइनस जो दिखाया गया है, हैलोजन ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपने तरफ खींचेगा, छोड़ेगा जल्दी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता है जल्दी, डोनर स्ट्रेंथ उसका कम होगा। डोनर स्ट्रेंथ कम होगा यानी चार्जेस कम होंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ेगा तो डेफिनेटली चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वाटर के राइट ये सारे क्या हैं, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, आगे अब देखें, डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया डेल नॉट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका डेल नॉट। और दूसरा ध्यान से, डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। आप ध्यान से समझिए, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे सेंट्रल मेटल का चार्ज ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दोनों ज्यादा होंगे। दोनों बोल सकते हैं। यदि आपको कंपेयर करने की बात करेगा तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो, जो सबसे ज्यादा होगा उसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा। प्रॉब्लम यहीं से पूछेगा, आपको दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि किसका डेल नॉट ज्यादा है, राइट। तो वो कैसे देखें, या तो लिगेंड देख लेंगे या सेंट्रल मेटल का चार्ज। जैसे यहां पर देखो, एक एग्जांपल दिया हूं मैं, K4FeCN6, क्योंकि डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज जितना ही ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा। यहां पर कैलकुलेट कर लो, K4 है तो कितना हो गया बेटे 4, Fe का निकालना, इसको x कंसीडर कर लेंगे, साइनाइड -6 इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x इक्वल टू 2, यानी आयरन पर चार्ज क्या आ गया +2।
इस केस में कैलकुलेट करें, K3 है 3 प्लस x साइनाइड का -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यानी इस केस में इसीलिए ग्रेटर देन दिया हुआ कि इसका डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि आयरन पर +3 चार्ज आ गया, इस पर +2 चार्ज आ गया। तो सेंट्रल मेटल एटम के भी चार्ज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। दोनों पर, दोनों जिस मेथड से आपको निकालना है, जिस मेथड से निकालिए कोई एक फॉलो कर लीजिए, दोनों में से कोई एक को फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, चले बेटे नेक्स्ट उसके बाद और क्या ध्यान दे रहा है, हाँ इस चीज को मैं समझा रहा हूं डायग्राम से। ये देखो क्या है, कह रहा है कि D1 D2 D3 यानी फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है, डी ऑर्बिटल ऑक्युपाई T2G ऑर्बिटल सिग्नल, जो अभी बताया, तीनों को क्या बोलते हैं, T2G, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम लोग, T2G ऑर्बिटल, क्योंकि तीनों का सेम है, तीनों को बार बार बोलने के बजाय हम लोग क्या बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल है। और उसी तरह से तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम लोग करेंगे D1 में, D2 में, D3 में, हुन्सरॉल को हम लोग यूज करके करते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट को समझने के पहले हम लोग इसको एक बार इसको ध्यान से समझें। अब क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि जैसे ये मान लो, कलर चेंज कर देता हूं, नहीं सिलेक्ट नहीं। बैक चले जाएं इधर, आ गया, किसी आप इसको खोल सकते हैं। इसको पहले अरेंज ऑल कर दिए। ठीक है, चलो जो कल है देखेंगे, कल ट्रेनिंग देगा तो वी ऑल्सो लर्न। हाँ, आ जाए आप अपने पॉइंट पर। अब जो पांचों ऑर्बिटल में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहां दो केस कंसीडर करेंगे। एक है स्ट्रॉन्ग, सर वही वाला इसको छोड़िए, उसको नीचे ठीक है, देख लेते हैं। ये सर पूरा नहीं वाला, हाँ आ गया, ठीक है, चलो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में भी बात करेंगे एक ही साथ, और वीक लिगेंड। क्या करने जा रहे हैं, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, तो जब डी जनरेटेड मोड में होगा तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले पांचों इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करते हुए फिल करेंगे। तो यहां पर ये हम लोग, ये हो गया डी जनरेटेड मोड में जब है, ठीक है बेटे, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, वो बार बार नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण, रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या हो गया, एनर्जी का स्प्लिटिंग हुआ। किसके कारण, लिगेंड के कारण। ठीक है, तो लिगेंड के दो कैटेगरी हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम लोग इधर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इधर क्या आ जाएगा, अपना वीक लिगेंड। दोनों का डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स होगा तो Eg का एनर्जी ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स होगा तो Eg का एनर्जी ज्यादा, Eg कहां जाएंगे, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण ऊपर। ठीक, यहां पे कौन आ गए, Eg, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। और T2G कहां आ गए, ये तीनों
नीचे आ गए, ये क्या आ गए T2G। ठीक, अब ध्यान से फिर यहां समझो, जब वीक लिगेंड होगा तब उस केस में क्या होगा, डेल नॉट का वैल्यू कम होगा। आप याद होगा कि वीक लिगेंड केस जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण ही पेयरिंग होता था डी ऑर्बिटल में, जिसके कारण हम लोग पढ़ते थे ना डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होता है, लोअर जो लो स्पिन की बात किए थे हम लोग, डी ऑर्बिटल के अंदर में पेयरिंग होता, वो सारा कॉन्सेप्ट यहां अंडरस्टैंड करेंगे। और आपका वीक लिगेंड के कारण क्या होता था, पेयरिंग नहीं होता था। वीक लिगेंड के कारण पेयरिंग नहीं होता था तो हाई स्पिन होता था, राइट। वही चीज को यहां पर और क्लियर करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को। तो स्ट्रॉन्ग तो वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, पेयरिंग होगा नहीं, ठीक है। तो ये तीनों का अब अच्छा, रिपल्सिव फोर्स कम रहेगा, रिपल्सिव फोर्स कम रहेगा, राइट। तो इस केस में यहां पर ये तो पहले आ गया, ये तो तीनों नीचे ही आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यहां डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होगा, ये डेल नॉट का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में, वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। वाई, रिपल्सिव फोर्स है। और ये यहां पर डेल नॉट का वैल्यू कम रहेगा, ये डेल नॉट डैश इसको दे देते हैं। क्यों कम रहेगा, समझ में आ गया। वीक लिगेंड है, रिपल्सिव फोर्स कम होगा, इसलिए डेल नॉट डिफरेंस भी कम होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर, ठीक है। अब चले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट करें। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, पहला इलेक्ट्रॉन डाले इसमें, इसका कंसीडर किए जो डीजेनरेटेड बोर्ड में था। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का D1 का कॉन्फ़िगरेशन T2G1, 1 का मतलब पहला, उसकी बात कर रहे हैं। और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या है, दो पार्ट में ब्रेक किए हैं। अब pxy, ये dxy dyz नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखे, T2G और Eg, ये दोनों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्प्लिट हो गए ना, अब तो एक अलाइनमेंट में है ही नहीं, सेम एनर्जी है ही नहीं। अब दो अलग अलग एनर्जी हो गए, एक हो गया T2G, एक हो गया Eg। तो इसीलिए यहां जो D1 की लिखेंगे, T2G में 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में गया, और Eg का क्या हुआ, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 0। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे, अब सिर्फ उसी का अंडरस्टैंड करते हैं, तब इसका भी बात करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहां चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से D2 को हम क्या लिखेंगे, D2 इक्वल टू T2G2 और Eg 0, राइट बेटे। थर्ड इलेक्ट्रॉन तक नो प्रॉब्लम, थर्ड इलेक्ट्रॉन का भी डालेंगे, यहां भी आ गया। अब इसके आगे समझना है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे, या तो पेयरिंग यहां करेगा, या इसमें भी जा सकता है। चौथा इलेक्ट्रॉन किस केस के लिए, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बस फोकस रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अभी बात कर रहे हैं। तो यहां पर दो ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं, आइदर क्या होगा, पेयरिंग होगा, और नहीं तो इसमें जाएगा। अब किस में जाएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, ध्यान से समझो बेटे। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ही इसमें जा रहा है जहां पेयरिंग कर रहा है, तो जब भी पेयरिंग होगा तो एनर्जी लगेगा ही। किसी चीज में किसी को गठजोड़ बनाना है तो डेफिनेटली एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, P फॉर पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। और उसमें जाएगा तो डेल नॉट एनर्जी देना पड़ेगा। यदि यहां पेयरिंग नहीं होगा, इस ऑर्बिटल में जाएगा तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल नॉट के बराबर देना पड़ेगा। तो कौन सा एनर्जी, कौन सा इसमें यूज करें, जो मिनिमम एनर्जी लगे। हम लोग जानते हैं ना कि स्टेबिलिटी के लिए मिनिमम एनर्जी को ही फॉलो अप करना है।
तो डेल नॉट और पेयरिंग एनर्जी में हमको देखना पड़ेगा एनर्जी किसका ज्यादा कम है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या हो रहा है, डेल नॉट का वैल्यू बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू पेयरिंग एनर्जी। यानी यहां पे क्या हो रहा है, डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये लेवल का डिफरेंस ज्यादा है। अंडरस्टूड, ये लेवल का डिफरेंस ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया। तो पेयरिंग एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी अटेन करना चाहता है ना कोई भी सिस्टम, तो पेयरिंग एनर्जी वाला को ही फॉलो करेगा डेल नॉट, यानी इसमें यहां पर ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाकर क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। क्यों कर रहा समझ में आ रहा है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू 5 जूल ले ले फॉर एग्जांपल, तो डेल नॉट का वैल्यू 15 जूल है, तो कौन चाहेगा, 5 जूल वाला ही चाहेगा इलेक्ट्रॉन, कम खर्चा में ही मेरा काम हो जाए। वो अभी करेंगे, पहले इसको क्लियर, दोनों मिक्स मत करो, पहले एक को क्लियर कर लो। समझ में आया, मान लीजिए पेयरिंग एनर्जी 5 जूल है और डेल नॉट वैल्यू 15 जूल है, तो किसी भी काम करने में कम पैसा खर्च लगे एनर्जी को यदि उससे कंपेयर करें, यदि 5 रुपए मेरा काम हो जाए, पेयरिंग क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, तो 5 ही जूल में यदि मेरा काम हो जाए तो 15 जूल वाला में कहला जाएंगे। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे, जब आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, नीचे पेयरिंग करने। अंडरस्टूड बेटे, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहां पर T2 T3 ये करके उसके बाद फिर D4 में क्या हो जाएगा, D4 इसी में आ जाएगा, T2G वाला में ही लिखेंगे, राइट, और Eg 0 रहेगा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन का काम फिफ्थ में, यहां फिर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, 6 डालेंगे तब भी नहीं जाएगा, और 7 8 में ऊपर चला जाएगा। ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। तो स्ट्रॉन्ग इसीलिए कहा गया था वहां पर कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग होता है। देखिए यहां कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग होता है, क्लियर है। वहां तो स्टेटमेंट सिर्फ दिया गया था ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक, वहां बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए पेयरिंग करता है। पहले चौथा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फोर्थ में नहीं जाकर पहले वाला में ही जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कहानी। अब इसको सेपरेटली जब वीक लिगेंड होगा उसकी कहानी को समझो, दोनों को मिक्सिंग नहीं करना है। वीक लिगेंड के कारण क्या होगा, डेल नॉट का वैल्यू कम, पहला इलेक्ट्रॉन आया गया नो प्रॉब्लम, दूसरा इलेक्ट्रॉन में भी नो प्रॉब्लम। कहां से सोचना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालेंगे या तो पेयर होना चाहिए या यहां जाना चाहिए। अब यहां ध्यान से देखो, यहां डेल नॉट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है क्योंकि वीक लिगेंड है, ये लेवल कम है, यानी अब डेल नॉट का वैल्यू हो गया 5 जूल और पेयरिंग का एनर्जी 15 जूल। क्यों, क्योंकि वीक लिगेंड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगा, कम होगा तो दोनों का एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा, डिफरेंस। तो ये इट मींस अब दूसरा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहां जो पेयरिंग एनर्जी लगेगा उसका वैल्यू ज्यादा हो गया कंपेयर टू डेल नॉट डैश। अब पेयरिंग एनर्जी हो गया 15 जूल और आपका डेल नॉट का वैल्यू 5 जूल, तो 5 जूल वाला अटेंड करेगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब यहां चला गया। देखिए पेयरिंग नहीं हुआ, वहां बताया था ना कि लो वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है। क्यों पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू कम है, पेयरिंग कोई भी एनर्जी कम चाहता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। उसी तरह से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहां चला जाएगा, नो पेयरिंग। अब उसके बाद फिर से जो रूल था अपना, यहां पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, 6 7 8 फिर ऊपर चला जाएगा। यही चीज को वहां पर मैं स्लाइड्स में बताया हूं, राइट बेटे, समझ में आया ये क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कहानी और वीक लिगेंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण क्या होता है, पेयरिंग होता है, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी जाएगा T2G में और फोर्थ फिफ्थ 6। और यहां डिफरेंस कहां रहा, ध्यान से देखना है,
कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन में दोनों में डिफरेंस आ रहा है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस, यहां फोर्थ गया, फिफ्थ में डिफरेंस, राइट। अच्छा, 6 में भी वहां पेयरिंग हो रहा है, लास्ट में गया, यहां पर ये फर्स्ट में गया, तो 4 5 6 इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस, बाकी स्टार्टिंग 3 दोनों के लिए सेम, और लास्ट वाला जब आपका 7th 8th जाएगा वो भी सेम, तो 5 में 10 है ना, तो 9 9 10 9 10 जाएगा तो वो दोनों भी सेम। इसी चीज को वहां पर मैं समझाया हूं। सर वहीं से वहीं से हाँ एक बार नोटिस करो। हाँ, राइट, थैंक यू। अब देखो, यही जो अभी डायग्राम से मैं समझाया, अब स्टेटमेंट में इसको समझ लेते हैं। इन D1 D2 D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी, D इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई दी T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल में जाएगा D1 D2 D3 का सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन करके हुंस रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब पेयरिंग वाला ध्यान से समझने का, इफ डेल नॉट इज लेस देन PT यानी पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कैसा लीकेज होगा, वीक पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अब कुछ करेंगे, वहां पर दिया है डेल नॉट का बयान, ये देखो डेल नॉट का वैल्यू यदि पेयरिंग से कम हो गया, इसका मतलब लिगेंड किस तरह का होगा, वीक लिगेंड। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा वीक लिगेंड। आपका डेल नॉट कम होने का मतलब क्या हो गया, डेल नॉट कम कब होगा, वीक लिगेंड के कारण। If del not less than PT यानी पेयरिंग एनर्जी, the fourth electron enters one of the EG लेवल में चला गया, जो बताया था अभी एग्जांपल से, EG ऑर्बिटल गिविंग दी कॉन्फ़िगरेशन T2G, उसको कैसे लिखेंगे, T2G3 EG1 में चला गया। डेल नॉट लेस देन P आर नोन एज वीक फील्ड, किसके कारण, वीक फील्ड लिगेंड के कारण ये सारा हो रहा है। आगे वाला में स्ट्रॉन्ग के कारण, जब आपका डेल नॉट के वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा किसके कारण होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। जब इस केस में क्या होगा, बिकम्स मोर एनर्जेटिक फेवरेबल टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्युपाई इन T2G में ही रह जाता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन विथ कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों ये समझना, इसे यहां से क्वेश्चन पक्के रहते हैं, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े बेटे। अब एक ये है कॉन्सेप्ट, इसका ज्यादा यूज नहीं है, कि सेंटर ये जो एनर्जी का वैल्यू जो होगा, सेंट्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको चीज को ध्यान देना। एक फॉर्मूला दिया हुआ क्या है, मैं इसको समझ अप कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये CFAC कहने का मतलब सेंट्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना लगेगा, रेयर ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंपटीशन के लिए ध्यान रखना है। ये क्या दे रहा है, ये वैल्यू कितना होगा, CFSE इक्वल टू, नीचे है T2G को -0.4G से लिखते हैं, एनर्जी डिक्रीज किया -0.4 डेल नॉट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 0.4G डेल नॉट इंटू n जो लिखेंगे n T2G, नंबर n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, ठीक है, प्लस साइन 0.6 से इंक्रीज कर रहा है, 0.6 इंटू डेल नॉट, 0.6 इंटू डेल नॉट इंटू n इन EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, राइट, प्लस x इंटू P, x क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, x क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा पेयरिंग के लिए, उसकी बात हो रही है। अब इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, नेट के लिए काम देगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बाई के क्या मैं दे रहा हूं कि
आप देखिए इस एनर्जी को निकाल, सेंटर फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी यदि निकालना है, आप देखिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना होगा वही ऑलमोस्ट उसी के आसपास को आंसर को टिक मार्क करना है। जैसे अभी एग्जांपल में देखेंगे क्या कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, टाइम कम है, क्या करना है, यदि पूछता है, रेयर ही क्वेश्चन पूछेगा, यदि पूछता है वो देगा 5, जैसे 5 मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो 5 पॉइंट समथिंग दे देगा, 6 पॉइंट समथिंग दे देगा, 3.2 समथिंग, टिक खटाक देना, 5 पॉइंट समथिंग पे मार देना है। अप्रोक्सीमेटली अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ये सी आपका स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू होगा। रेयर ही पूछता है, फॉर्मूला जाने रहिए, ठीक है बेटे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए या तो फॉर्मूला यूज के लिए टाइम लगेगा ज्यादा, उससे अच्छा टाइम का कम रहता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी के आसपास जो होगा बिट, उसको टिक मार्क कर देना है। अब ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल भी है सेम। टेट्राहेड्रल में कुछ करना नहीं है, जो आप ऑक्टाहेड्रल का पढ़े हैं उसका ठीक अपोजिट, क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या है, आप किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स की बात कर रहे हैं, उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 5 का एनर्जी नीचे हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में क्या होगा, लिख दिया अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके ठीक अपोजिट। क्यों रीजन, ऑक्टाहेड्रल में ले क्या था आपका लोब अलोंग द एक्सिस और लिगेंड भी उसी डायरेक्शन में। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल जो शेप होगा वो उसमें क्या होगा, प्लेन में सारे ऑर्बिटल रहेंगे ना, तो प्लेन में सारे ऑर्बिटल रहेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, जब स्प्लिटिंग होगा, जब स्प्लिटिंग होगा तो ऊपर तीनों ऑर्बिटल चले जाएंगे और नीचे 4th 5th वाला नीचे चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट सारा सेम, खाली डायग्राम को इंटरचेंज कर देना है, डायग्राम को इंटरचेंज कर देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम कभी कभी पूछता है, ये दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेल टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल की बात मैं कर रहा हूं, और डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल। कभी कभी आपका ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू दे देगा, डेल नॉट का वैल्यू कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ डेल टी, टेट्राहेड्रल शेप में उसी का देगा और उसी का टेट्राहेड्रल भी शेप दे देगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया, मान लो निकेल है, निकेल CN4 और एक दे दिया इसी में डायग्राम में निकेल CO6, एक किसी का वैल्यू दे देगा डेल नॉट का वैल्यू, दूसरा को ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप दे देगा और ये ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल डेल नॉट का वैल्यू 6 यानी ऑक्टाहेड्रल के दे दिया, तो आप टेट्राहेड्रल का एनर्जी निकालिएगा इस फार्मूला को यूज करके 4/9 इनटू डेल नॉट। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी यूजफुल, राइट, इसको सिर्फ याद रखना है। जो मान लो कभी डेल टेट्राहेड्रल दे दिया, आप कहेगा ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी निकालिए, राइट। चलो बेटे नेक्स्ट, अब जैसे उसी पर ये देखिए न्यूमेरिकल आया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CFAC ऑफ ऑक्टाहेड्रल COCl6, ये थोड़ा सा इस तरह से इसको लिखिएगा, COCl6 -4 चार्ज, ठीक। इसका एनर्जी दिया हुआ 18000, आपको फाइंड करना है CSE फॉर टेट्राहेड्रल, यहां पे उसी तरह से Cl4 सब्सक्रिप्ट में आएगा, ये ऊपर +2 चार्ज आएगा ऑप्शन में आएगा। क्या वैल्यू है फॉर्मूला, डेल टी इक्वल टू 4/9 इंटू डेल नॉट, यही फॉर्मूला है। डेल नॉट का वैल्यू दिया हुआ 18000, डेल नॉट का वैल्यू दिया हुआ 4/9 इंटू 18000, कट के मारो 9 दूनी 18, 8 वाला, दिस इज योर राइट बिट, दिस इज योर राइट बिट, ठीक है बेटे। ये फॉर्मूला पे ही, फॉर्मूला आप इसको याद रखे रहिए, आपका काम हो जाएगा। चले आगे बढ़े। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला बिट क्या कर रहा है, D4,
D4 कहने का मतलब 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, यही है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला बिट को इसको इस क्वेश्चन को पहला समझिए कि किसी तरह इस तरह का क्वेश्चन आता है आसानी से कर सकते। क्या लिख रहा है, D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन। लो स्पिन होने का मतलब क्या हो गया, पेयरिंग होगा। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग होगा। लिगेंड कैसा होगा, वो ये भी क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। हमें क्या बताना है, किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां जब जैसे ही लो स्पिन देखिएगा तो पेयरिंग करेगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर करेगा, ये इसके साथ पेयर करेगा, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसके कारण नहीं है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन के कारण। आगे वाला पढ़िए, D6 टेट्राहेड्रल। D6 कहने का मतलब 1 1 2 3 4 5 और 6। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कुछ नहीं लिखा हुआ, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 पहले लिख दीजिए, यहाँ पर 0। अब फिर से देखो, D6 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन फिर आ गया, यही सेम चीज है। तो क्या होगा, पेयरिंग करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पेयरिंग किया और ये यहां पेयरिंग किया गया, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। सी बिट में भी 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब D9 यानी D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका डायग्राम, सॉरी 1 2 3 4 5 खाना हो गया, ठीक है। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो। कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ना लो स्पिन ना हाई स्पिन, कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं रूल, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 8 9, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस केस में रहेगा। तो हमें क्या पूछ कह रहा है, मैक्सिमम, कहने का मतलब बी बिट इज योर करेक्ट आंसर। बी बिट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटे। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। 2-3 प्रॉब्लम और है, और इसमें हमको लग रहा है 1 दिन या मैक्सिमम और 2 दिन मैं लूंगा, आइसोमेरिज्म भी खत्म हो, क्योंकि आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझा हुआ, उसको तो ज्यादा समझाना नहीं है। आइसोमर क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल, तो हार्डली कल बाइंडिंग कुछ प्रॉब्लम इस पर कराऊंगा जो क्वेश्चन से आ गए हैं, और नेक्स्ट 2 डेज में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटे। आज यहीं पर रखते हैं हम लोग, लेक्चर को एंड करते हैं।